हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। और आज हम लोग देखेंगे कि जो अभी रिसेंट पास्ट में जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है चाइना के साथ 10 फरवरी 2021 को, तो उसके रिपरकशंस क्या है और उसके प्रिजम्पशंस क्या है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी में। और जो लॉजिकल थिंकर्स हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो क्या उनके परसेप्शंस हैं। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, लेट्स स्टार्ट। सो द पेंगोंग त्सो लेक जो है वो अपना एलएसी के आर पार गुजरता है। एलएसी यहाँ पे है, चाइना के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। रेड लाइन जो है सो एलओसी शो करता है, जो इसको कि चाइना क्लेम करता है। और ये जो ब्लैक लाइन है ये शो करता है कि इंडिया एलओसी को कहाँ पे मानता है। लेकिन इसमें एक फैक्ट है कि 10 फरवरी को जो हमारा विड्रॉल स्टार्ट हुआ है, इसके पीछे पुराना फेस ऑफ था अप्रैल 2020 से। तो अप्रैल 2020 से यहाँ पे फेस ऑफ चालू था, जिसके कारण कि यहाँ पे जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है उसके लिए 10 राउंड के हमारे निगोशिएशंस चले थे कोर कमांडर लेवल के। और उसके बाद जो है सो ये निगोशिएशन के बाद डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चालू हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन था, जो दोनों के बीच के तनातनी का कारण था कि ये जो डिस्टेंस है फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक का, इसके बीच में दोनों के बीच में डिस्प्यूट था कि पेट्रोलिंग कहाँ तक होगी और कौन से आर्मी, चाइनीज आर्मी हो या इंडियन आर्मी हो, कहाँ तक पेट्रोलिंग कर सकती है। तो हमारा जो 1959 से जो हमारी ट्रूप्स थी, इंडियन आर्मी जो थी, सो फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी। और हमारा जो है एक परमानेंट कैंप है, आर्मी का कैंप है, परमानेंट पोजीशन है यहाँ पे धन सिंह लांबा कैंप पे फिंगर 3 के पास। और इसे चाइना कहती थी कि ये इलीगल है, क्योंकि हमारे जो एलओसी है जो चाइना क्लेम करती है वो फिंगर 4 के राइट से, जस्ट राइट से पास करती है। इसीलिए जो ये कैंप है, धन सिंह लांबा कैंप है फिंगर 3 के पास, ये इलीगल है, इसको इंडियन आर्मी हटाए। बट इंडियन आर्मी का कहना था कि आप जो यहाँ पे फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करते हैं ये आपका इलीगल है। और यही दोनों डिस्प्यूट के कारण ये स्टैंड ऑफ हुआ। और ये हुआ इसलिए क्योंकि पिछले 2-3 डिकेड से क्या हो रहा था कि इंडियन आर्मी को धीरे धीरे पीछे धकेला जा रहा था। पहले इंडियन आर्मी फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि चाइनीज़ आर्मी जो है सो अपने ये गाड़ियों पर बैठकर आते थे और धीरे धीरे वो लोग पोजीशन आगे बढ़ाना चालू किए। वो क्या है ना कि जैसे खेत में, गांव में होता है कि मेढ़ को इंच बाई इंच बढ़ाते जाते हैं, अगले वाले का जमीन हड़प लेते हैं। वही काम चाइना करती है। चाइना एक बार में अटैक करके और उसमें जो है सो जमीन हड़पने में थोड़ा सा हिचकिचाती है। और उसी को इन्होंने कैसे किया कि इंच बाई इंच जो है सो बढ़ाना चालू किया। तो पहले फिंगर 8 से फिंगर 7 हुआ, फिंगर 6 हुआ, उसके बाद करते करते यहाँ पे अब इनका क्लेम था कि फिंगर 4 तक हमारा टेरिटरी है। लेकिन इसको इंडिया ने कभी रिकॉग्नाइज किया ही नहीं कि ये जो है सो टेरिटरी आपका है। अक्साई चीन को कभी जो है सो इंडिया ने टेरिटरी चाइना का माना ही नहीं। वो इंडियन टेरिटरी मानते हैं इसको, लेकिन कहते हैं क्या कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन है, चाइना के अंडर में है, इलीगल ऑक्यूपेशन में है। तो ये चीज़ जो बोन ऑफ कंटेंशन था ये चला आ रहा था। लेकिन अप्रैल में क्या हो गया कि तनातनी हो गई, मारपीट हो गई, दोनों पेट्रोलिंग पार्टीज जो है सो आपस में भिड़ गए। उसके बाद जो है सिचुएशन गर्म हो गया। सिचुएशन गर्म हो गया तो भाई अब उसको ठंडा करने का कोई उपाय चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही गर्म होते रहा तो वॉर हो जाएगा। और अभी कोरोना के पीरियड में न तो इकोनॉमिक कंडीशन किसी कंट्री की ऐसी है, ना ही वो मतलब कि वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में अपने आप को एग्रेसर दिखाना चाहते हैं। इसके कारण निगोशिएशन चालू हुआ। और ये जब निगोशिएशन चालू हुआ तो चाइना सोच रहे थे कि हम ऐसे पोजीशन में हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मोल्डो में हमारा गैरिसन है, ऑलरेडी एलएसी के लेफ्ट साइड में, वेस्टर्न साइड में, और प्लस क्या है कि हमारे ट्रूप्स का यहाँ पे है सो बहुत जमावड़ा है, तो हम इंडिया को डरा धमका के उसको एक्सेप्ट करवा लेंगे कि एलओसी यहाँ पे है, या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे दाएं बाएं कर लेंगे। बट इंडिया ने इसको कंसीड करने से सीधे मना कर दिया, एग्री करने से सीधे मना कर दिया कि नहीं, एलओसी यहाँ पे था, यहाँ पे है और यहीं पे रहेगा। तो इस चीज़ में चाइना जो है सो अड़े रहे कुछ दिन तक। 10 राउंड हो गए निगोशिएशन के, लेकिन देखे कि अब इंडिया जो है सो मानने वाली नहीं है। दूसरी चीज़ क्या हुई कि यहाँ पे इंडिया जो है सो अपना
ट्रूप्स का जमावड़ा बढ़ाने लगी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेने लगी। लेकिन इसके बावजूद जो डिसंगेजमेंट प्रोसेस हुआ उसमें जो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कहा क्या कि इंडिया ने जो है सो टेरिटरी सरेंडर कर दी, टेरिटरी सीज कर दी, उनको दे दिए अपनी ज़मीन। लेकिन ये क्रिटिसिज्म ऐसा कुछ था नहीं। तो पहला क्रिटिसिज्म क्या था कि इंडिया के ये जो LAC का लाइन है, यहाँ पे पेंगोंग त्सो लेक है, तो इंडिया ने क्या किया कि बफर जोन अपने टेरिटरी में बनवा लिया। क्यों? क्योंकि फिंगर 4 से फिंगर 8 तक जो है सो बफर जोन अभी मतलब काइंड ऑफ बफर जोन माना गया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टीज जो हैं सो पेट्रोल कर सकती हैं। इंडियन पार्टीज यहाँ तक फिंगर 8 तक पेट्रोल करेगी, फिंगर 8 तक ही जो है सो चाइनीज ट्रूप्स पेट्रोल करेगी। लेकिन इसके बीच में किसी का कोई भी परमानेंट कैंप, परमानेंट गैरिसन या परमानेंट सेटलमेंट नहीं रह सकता है। यहाँ पे जो धन सिंह लांबा कैंप है अपना परमानेंट सेटलमेंट है, गैरिसन है, यहाँ पे सो रहेगा फिंगर 3 में। फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच में कुछ नहीं रह सकता है। और यहाँ पे डिसंगेजमेंट प्रोसेस हुआ, 10-10 किलोमीटर जो है सो दोनों के ट्रूप्स पीछे हट रहे हैं। मोल्डो से भी वही चीज़ हुई। तो ये चीज़ कहा गया कि जो बफर जोन है वो इंडियन टेरिटरी में है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 1959 से लेके अभी तक इंडिया ने जो है सो इस LAC को एक्सेप्ट किया ही नहीं है। तो चाहे ये LAC के वेस्ट में हो, चाहे LAC के ईस्ट में हो, कहीं पे भी बफर जोन हो, जब अक्साई चीन को इंडिया क्लेम करता है कि हमारी टेरिटरी है, तो बफर जोन चाहे ईस्ट में हो चाहे वेस्ट में हो, है तो हमारी ही ज़मीन में, पहले से भी हमारी ही ज़मीन में था। तो ये क्रिटिसिज्म यहीं पे धराशायी हो जाता है। प्लस क्या है कि 1962 में चाइना ने बोला कि 20 किलोमीटर आप पीछे हटिए, 20 किलोमीटर हम पीछे हटते हैं LAC से। तो इंडिया ने साफ मना कर दिया कि हम पीछे क्यों हटें, आप आए हो हमारी ज़मीन में, हम पीछे हटेंगे नहीं, आप पीछे हटो। तो इस पर निगोसिएशन चलता रहा। 1963 में कोलंबो कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा बात आगे बढ़ा। उसमें क्या कहा गया कि ठीक है सो आप पीछे हट जाइए, लेकिन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो थ्रू आउट यहाँ तक जो है सो इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करेगा। पहले चाइना एग्री कर गई, लेकिन बाद में लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्सेप्ट अगर कर लेते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि टेरिटरी उनकी है, तभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है। लेकिन ऐसा अगर कर देते हैं तो बाद में चाइना क्लेम नहीं कर पाएगी कि हमारी टेरिटरी। तो पहले एग्री करने के बाद में चाइना बैक ऑफ कर गया, तो वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई नहीं। तो दूसरी चीज़ क्या हुई कि इंडिया ने जो टिल LAC अपना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रखा, तो ये दूसरी चीज़ हुई। तो ये भी क्रिटिसिज्म जो है सो गलत है कि इंडिया जो है सो अपना टेरिटरी सीज कर रही है या फिर जो है सो अपने टेरिटरी में बफर जोन बना रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि इंडिया ने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अपना पोजीशन बना रखा है। यहाँ पे जो है ये कैलाश रेंजेस पे इंडियन टैंक्स तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमारा परमानेंट गैरिसन जो है सो तैनात है। ऊपर से यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ये ज़्यादा हाइट पे है, जबकि बेसिन एरिया में मोल्डो पोस्ट है चाइना का, और यहाँ से जो है सो ये मोल्डो पोस्ट डायरेक्ट ताक में रहता है इंडियन आर्मी के। तो जब भी अगर कोई भी आर्म्ड कन्फ्रंटेशन हुआ, कोई भी लड़ाई का सिचुएशन हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ से संगपूर गैप से जो इंडियन टैंक्स है डायरेक्टली मोल्डो जो उनका नियरेस्ट गैरिसन है, नियरेस्ट आर्मी पोजीशन है LAC के, वहाँ पर डायरेक्टली इंडियन आर्मी अटैक कर सकती है। और इवन हाइटेड पोजीशन का फ़ायदा उठा के वहीं से अटैक कर सकती है और उनको जो है सो निस्तनाबूद कर सकती है। चुशुल सेक्टर में भी अपना पोजीशन है, रेजांगला में भी अपना पोजीशन है। तो हम लोग जो है सो यहाँ पे ये जो फिंगर 8 है, यहाँ से फिंगर 4 यहाँ पे है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग फिंगर 3 पे धन सिंह लांबा कैंप परमानेंट गैरिसन। तो अलोंग द LOC, थ्रू आउट द LOC के लगे लगे पूरा जो है सो हमारा पोजीशन ऑलरेडी तैनात है इंडियन आर्मी का। तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो है सो इंडियन आर्मी बैक ऑफ कर गई। ये बेसिकली एक ट्रूस है जिसमें कि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन को कम किया गया, हिट को कम किया गया है, ताकि ये लड़ाई में न डेवलप हो जाए। और निगोसिएशन और भी अभी भी चालू है। गलवान वैली का सिचुएशन का निगोसिएशन चालू है, चुशुल रीजन का यहाँ का निगोसिएशन चालू है। तो ये कोई सेसेशन ऑफ टेरिटरी नहीं है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इंडियन ट्रूप्स अभी भी बरकरार हैं। धन सिंह लांबा को जो गैरिसन था अपना, इंडिया ने साफ मना कर दिया कि हम इसको पीछे नहीं हटाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो है
बैकफुट पे आई है चाइना, क्योंकि उनको लगा कि अब अगर इसको खींचेंगे तो ये मुद्दा आगे बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे कहा जा रहा था कि लेस बजटरी एलोकेशन किया गया है, पैसे कम दिए गए हैं इस रिसेंट बजट में इंडियन आर्मी को, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। 18.75% का इंक्रीमेंट लास्ट बजटरी एलोकेशन से ज़्यादा मिला है 2021 के बजट में इंडियन आर्मी को, जो कि पिछले 15 साल में हाईएस्ट इंक्रीमेंट है। इससे इतना इंक्रीमेंट पिछले 15 साल में किसी भी सरकार ने बजटरी एलोकेशन में नहीं दी थी आर्मी को। दूसरी चीज क्या है कि वाइस चीफ के नीचे के पोजीशन को भी ये चीज अलाउ कर दी गई है कि वो अपने ऑथोरिटी के अंदर में 200 करोड़ तक का प्रोक्योरमेंट ईयरली कर सकते हैं। ये चीज भी पहले अवेलेबल नहीं थी, ये लास्ट 4 ईयर में देखा गया और पिछले 4 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो है सो इंडियन आर्मी को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, फाइनेंस विभाग को पैसे वापस करने पड़े, क्योंकि उनके पास इतनी अथॉरिटी दी गई, इतना उनको ऑटोनोमी दिया गया कि वो खुद से डिसीजन ले सके, खुद से परचेज कर सके, खुद से प्रोक्योरमेंट कर सकें। और जिसके कारण क्या हुआ है कि अभी इंडियन आर्मी की पोजीशन बहुत अच्छी है, चाहे वो हथियार के मामले में हो, चाहे वो कॉन्वॉयज के गाड़ियों के मामले में हो, किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो फ्रंटियर पे जाके बैठे रहने के मामले में हो कि हमको यहाँ पर सारा नीड्स बेस्ड जो चीज़ रिक्वायरमेंट है फुलफिल होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग अपना पोजीशन संभाल सकते हैं। तो वहाँ पे कभी बजट का कमी हुआ ही नहीं, तो ये भी एक गलत ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है, तो स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 8-10 सालों में बहुत सारे डेवलप हुए, जबकि ये चीज़ें जो है सो बहुत पहले से सैंक्शनड थी, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जो है सो इस पर वार फुटेज पे काम हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि चाइना ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिए हैं बॉर्डर के साइड्स बाई साइड। और दूसरी चीज़ क्या है कि अक्साई चीन में भी वो अपना पोजीशन मजबूत कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि लेह से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक डेवरोक शियोक होते हुए एक हाईवे जो है समानांतर डेवलप की LAC के। तो ये जो है सो आप देख रहे हैं LOC है, ब्लैक लाइन, ये LAC है, और ये जो है सो हमारा लेह से दौलत बेग ओल्डी तक हाईवे है। दूसरी चीज़ क्या हुई है कि हमने बहुत सारे एयरफील्ड यहाँ पे डेवलप किए हैं। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 एयरफील्ड है, दौलत बेग ओल्डी में है, थोसई में है, चुसूल में है, न्योमेक में है और फुंचे में है। तो ये 5 एयरफील्ड जो है सो LOC के पैरेलल में डेवलप किए गए हैं, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स कभी भी स्ट्राइक मोड में रहती है और कभी भी 15 मिनट के अंदर यहाँ पे LOC को पे हमला किया जा सकता है। LOC के उस साइड भी हमला किया जा सकता है। आर्मी का, चाइनीज़ आर्मी का कोई भी मूवमेंट अगर दिखता है, कोई भी थ्रेट अगर दिखता है, कोई भी अगर खतरा दिखता है, तो इंडियन एयरफोर्स कभी भी वहाँ पे उस पर एक्शन ले सकती है। और ये जो दौलत बेग ओल्डी तक लेह से हाईवे बना है, इसमें बहुत सारे कनेक्टिंग रोड्स भी बनाए जा रहे हैं, जो कि हमारे सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन तक कनेक्ट करेंगे। ये ऑल वेदर रोड है, ठंडी बरसात गर्मी कभी भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि कनेक्टिंग रोड्स और ब्रिजेस बनाने के कारण कभी भी जो है सो हमारे कॉन्वॉय के मूवमेंट को, हमारे मटेरियल मूवमेंट को, आर्म्स मूवमेंट को दिक्कत नहीं होगी। ये दूसरी चीज़ है यहाँ पे अक्साई चीन के LOC के अलोंग की गई है। और तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि जो हमारा रोहतांग टनल, जो अटल टनल है, वो कंप्लीट हो गया है। उसके कारण क्या हुआ है कि पहले जो हमारा जो भी मूवमेंट होता था मटेरियल का, इस डायरेक्शन में होता था, यानी कि वो पहले श्रीनगर करगिल होते हुए ले पहुंचते थे, उसके बाद उनका LOC के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन होता था। बट यहाँ पे रोहतांग टनल बनने के कारण ये डायरेक्ट मूवमेंट हो गया, जिससे कि डिस्टेंस बहुत कम हो गया है। और ये टनल ऑल वेदर है, यहाँ पे हर मौसम में इस टनल को यूज़ किया जा सकता है। और जो यहाँ पे हमारा रोहतांग पास था, जो कि बहुत ही घाटी भरा था, डेंजरस था, इसमें वैलीज में जो हेयर पिन टर्न्स थे, जो यू टर्न्स थे, उसके कारण यहाँ पे मूवमेंट दिक्कत होती थी। और दूसरी चीज़ क्या होती थी कि यहाँ पे ये ऑल वेदर रोड नहीं था, लेकिन टनल, ये 9.2 किलोमीटर का टनल, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2003 में सैंक्शन की गई थी, अब जाके वो कंप्लीट हो गई है। इसके कारण क्या है कि यहाँ पे
जो हमारा कॉन्वॉयज़ का और जो आर्म्स एंड अम्यूनिशंस का और पर्सनल्स का, आर्मी पर्सनल्स का मूवमेंट जो है सो बहुत ही स्विफ्ट हो गया है, बहुत ही इजी हो गया है और बहुत जल्दी LAC तक और लेह लद्दाख तक पहुंच सकता है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है। पहले आपको जम्मू श्रीनगर पटनी टॉप करगिल लेह होते हुए जाना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है कि आप मनाली कुल्लू होते हुए डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, तो ये डिस्टेंस कम हो गया है। तीसरी चीज़ क्या है कि बिलासपुर लेह रेलवे लाइन जो कि बहुत पहले प्रपोज किया गया था, उसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विस्तृत जानकारी जो थी बहुत पहले तैयार थी, लेकिन काम अभी तक चालू नहीं हुआ था, तो इस पे भी काम चालू हो गया है। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बिलासपुर से चालू होगी, मंडी कुल्लू मनाली होते हुए केलोंग दारचा होते हुए सीधे लेह तक जाएगी। और ये रेलवे लाइन जो है सो सबको पता है कि रेलवे लाइन से कोई भी आर्म्स एम्यूनिशंस या पर्सनल्स का मूवमेंट बहुत इजी हो जाता है, बहुत जल्दी हो सकता है। तो ये रेलवे लाइन बनने के बाद फिर जो है सो हमारा LAC पे और पोजीशन मजबूत होगा, श्रीनगर में, लेह लद्दाख रीजन में कहीं पे भी और मजबूत हो जाएगा। तो ये एक जो है सो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि काम चालू हो चुका है, इस पे भी काम चालू हो गया है और ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगा, ऐसा टारगेट है भारतीय सरकार का। और ये पोजीशन भी जब चालू हो जाएगा, ये जब हो जाएगा तो और हमारी पोजीशन जो है सो भारतीय बॉर्डर पे LAC के अलोंग हमारी और मजबूत हो जाएगी, और उसके बाद जो है सो चाइना को हमें कन्फ्रंट करने में, उसको रोकने में और आसानी होगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है सो हमारा LAC डिसएंगेजमेंट और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे उसको हम लोगों ने देखा। धन्यवाद। और हमें आप जो है सो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ऐसे ही वीडियोस जो है इन्फॉर्मेशन जो है सो आपको मिलते रहेंगे। और हमें आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।